हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फलों के वर्गीकरण में दूसरा पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे पुंज फल। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था एकल फल, दूसरा है पुंज फल, तीसरा होता है संग्रंथिल फल। तो इसमें हम देखेंगे पुंज फल और संग्रंथिल फल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुंज फल किसे कहेंगे। तो जो पुंज फल होता है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये फल ऐसे पुष्प से बनते हैं जिसमें जायांग, पृथकांडपी या व्युक्तांडपी, बहुअंडपी होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो पुंज फल होता है ऐसे पुष्प से बनते हैं जिसमें जो जायांग होता है वह पृथकांडपी यानी इसके अंडप अलग अलग होते हैं, और बहुअंडपी, बहुअंडपी का मतलब ऐसे अंडाशय जिसमें कई सारे अंडप होते हैं। ठीक है, अंडप का मतलब आपको बताए थे कि जो अंडाशय उसमें कई सारे चैम्बर होंगे, तो उसी को बोलते हैं अंडप। ठीक है, आगे देखते हैं। अंडपों के स्वतंत्र होने के कारण प्रत्येक अंडप से एक लघु फल विकसित होता है। यानी जो अंडप होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं यानी अलग अलग जो होते हैं, उसके कारण एक लघु फल विकसित होता है। ठीक है, लघु फल मतलब छोटा फल विकसित होता है। इस प्रकार सभी लघु फल मिलकर एक पुंज फल बनाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लघु फल हैं वह आपस में मिल करके एक पुंज फल का निर्माण करते हैं। अब इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास किसी पुष्प का ये वर्तिका है, ठीक है, या अंडाशय पूरे तरह से बोल सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे अंडप हो गए, ऐसे मान लीजिए कि अंडप हैं, ठीक है, चैम्बर टाइप का अंडप हैं। ठीक, तो अब एक अंडप, ये सब के सब अंडप जो होंगे वह स्वतंत्र होंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ये सब क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। अब स्वतंत्र होंगे तो एक अंडप से एक लघु फल निकलेगा। अब इस अंडप से भी एक लघु फल निकलेगा, इस अंडप से भी एक लघु फल, इससे भी। अब ये सब आपस में मिल के क्या बना देंगे? पुंज फल, यानी एक पुंज बना देंगे, अर्थात इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, ग्रुप बना देंगे, उसी को हम बोलते हैं पुंज फल। अब इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि पुंज फल सदैव एक ही पुष्प से विकसित होता है। अब इसमें जो पुंज फल होंगे वह एक ही पुष्प से विकसित होगा। ये पूरा आप जो देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ, वह एक ही फल से विकसित होगा, सॉरी एक ही पुष्प से विकसित होगा, क्योंकि ये जो हम बनाए हैं ये आपका अंडाशय है। ठीक है, या कह सकते हैं कि पुष्प का फीमेल भाग है जिसमें ऊपर वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, और ये वर्तिका होती है और नीचे अंडाशय होता है। तो अंडाशय में क्या होते हैं? अंडक होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं। और लघु फलों की संख्या अंडकों की संख्या के बराबर होता है। यानी जो लघु फल होंगे वह अंडकों की संख्या के बराबर होंगे। कुछ पुंज फल शुष्क होते हैं किंतु अधिकतर जो होते हैं रसीले होते हैं। यानी जो पुंज फल होते हैं वह बहुत कम मात्रा में ऐसे होते हैं जो शुष्क होते हैं, यानी सूखे होते हैं, बाकी अधिकतर जो होते हैं वह रसीले होते हैं। तो बात क्लियर हुई कि जो पुंज फल होता है वह ऐसे जायांग से विकसित होता है जिसके अंडप जो होते हैं वह पृथकांडपी होते हैं या व्युक्तांडपी। पृथकांडपी या व्युक्तांडपी का मतलब होता है जिसके अंडप अलग अलग होते हैं। ठीक है, बहुअंडपी होता है यानी एक अंडाशय में बहुत सारे अंडप होते हैं। ठीक है, जो अंडप होते हैं वह आपस में स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने की वजह से एक अंडप से एक लघु फल बनता है। ऐसे बहुत सारे अंडप मिल करके बहुत सारे लघु फल बनाएंगे, वह आपस में एक ग्रुप बना लेंगे जिसे हम पुंज फल कहेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें बात करेंगे कि जो आपके हैं क्या बोलते हैं पुंज फल, वह कई टाइप से हो सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, जैसे फॉलिकल्स का पुंज। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि फॉलिकल्स का पुंज जो होता है, इस प्रकार के पुंज फल, यहाँ पुंज कल लिखा है लेकिन फल आपको याद रखना है। ठीक है,
पृथाकंडपी अर्थात वियुक्ता अंडपी अंडाशय से विकसित होते हैं। प्रत्येक अंडक एक लघु फल बनाता है, जैसे ओक हो गया, मैग्नेलिया हो गया, चंपा हो गया। इस प्रकार के फल पाए जाते हैं, यानी कि फॉलिकल्स का पुंज जो होता है, इसमें जो पुंज फल होते हैं वह पृथाकंडपी या वियुक्तांडपी अंडाशय से विकसित होते हैं और प्रत्येक अंडक से एक लघु फल का निर्माण होता है, जो कि पहले भी आप देख चुके हैं। ठीक है, अब इसमें उदाहरण याद रखना है कि ओक होगा, मैग्नेलिया होगा, चंपा होगा। ठीक है, दूसरा है एकीन का पुंज। इस प्रकार का पुंज फल एकीन लघु फलों का बना होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो पुंज फल होगा वह एकीन लघु फलों का बना होगा, जैसे नार्वेलिया तथा क्लीमेटिस में एकीनियल लघु फलकों में विरलग्न रोमिल वर्तिका होती है। एक टाइप का वर्तिका का नाम है विरलग्न रोमिल। ठीक है, ये बीजों के प्रकीर्णन में सहायता करती है। ये क्या करता है कि जो बीज होते हैं उसके प्रकीर्णन में ये सहायता करता है। अब इसमें देखिए, जैसे स्ट्रॉबेरी है में पुष्पासन मांसल व गूदेदार हो जाता है, यानी जो स्ट्रॉबेरी होती है उसमें जो पुष्पासन होता है, यानी जिसमें पुष्प लगता है, वो मांसल और गूदेदार हो जाता है और एकीन सतह पर गूदे में धसे रहते हैं। ठीक है, पुष्पासन खाने योग्य होता है। तो एकीन का जो पुंज होता है, यानी इस टाइप का जो फल होता है, उसका पुष्पासन खाने योग्य होता है। कमल में पुष्पासन स्पंजी होता है, यानी स्पंजी मतलब जो दब सके, दबाओ तो दबे और फिर छोड़ दो तो अपनी जगह पे आ जाए। ठीक है, स्पंजी होता है और चपटे धरातल में अनेक एकीन धसे रहते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे सरस फलों या बेरी का पुंज अगला टाइप है, तो इसे देखते हैं। यह एक मांसल पुष्पासन पर चारों ओर इस प्रकार लगे रहते हैं कि पूरी संरचना एकल फल के समान प्रतीत होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो पुष्पासन होता है, यानी जिस पे पुष्प लगता है, वो चारों ओर लगा रहता है। ठीक है, इस प्रकार से लगा रहता है कि जैसे लगता है कि फल एक ही है, पर क्या होता है कि अलग अलग पुष्पों पर ये फल लगे रहते हैं। ठीक है, बाहर की ओर से दिखाई देने वाला पंचभुजाकार भाग एक बेरी को प्रदर्शित करता है। बेरी या सरस फलों के वाह्य भाग परस्पर मिलकर पुंज फल का छिलका बनाते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं अष्ठिल फलों का पुंज। यह अष्ठिल फलों का पुंज फल है। अष्ठिल मतलब होता है कठोर। ठीक है, जो रस भरी व ब्लैक बेरी में पाया जाता है। इस प्रकार का जो फल होगा वह रस भरी और ब्लैकबेरी में पाया जाएगा। इसमें कई लघु अष्ठिल फल अलग अलग अंडकों में विकसित होकर मांसल व गूदेदार पुष्पासन पर चारों ओर लगे रहते हैं। अब इसमें क्या होंगे कि जो अष्ठिल फल होते हैं, यानी कठोर जो फल होते हैं, वह अलग अलग अंडकों से विकसित होते हैं और विकसित होकर के वह मांसल और गूदेदार पुष्पासन पर चारों ओर से लग जाते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग संग्रंथिल फल, जो कि फलों के वर्गीकरण का तीसरा टाइप्स है। ठीक है, तो ये कूट फल होते हैं, यानी असत्य फल होते हैं, जो संपूर्ण पुष्पक्रम से विकसित होते हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं, यानी जो संग्रंथिल फल होते हैं वह कूट फल होते हैं। कूट फल का मतलब क्या होता है? असत्य फल, यानी कि जिन फलों का निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से होता है उसे हम बोलते हैं असत्य फल। सत्य फल किसे कहेंगे? जिस फल का निर्माण या विकास केवल अंडाशय से होता है तो उसे हम सत्य फल कहते हैं। तो ये संग्रंथिल जो फल होता है वह असत्य फल होता है। ओके, चलिए नंबर 1 है, ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सोरोसिस। इस प्रकार का फल स्पैडिक्स या कैटकीन पुष्पक्रम में विकसित होता है। स्पैडिक्स मतलब लटका हुआ जैसे रहता है, जैसे ताड़ का आप देखे होंगे पुष्प होता है नीचे की तरफ लटका होता है। उदाहरण सहतूत हो गया, कटहल हो गया, अनानास हो गया।
ये सब किसके उदाहरण है? सोरोसिस, यानी कूट फल के ही उदाहरण है, और वह टाइप्स किस में आ जाएंगे? सोरोसिस में। फिर है साइकोनस, यह भी संग्रंथिल फल है जो हाइपैंथोडियम, ठीक है, पुष्पक्रम से विकसित होता है। इसमें पुष्पक्रम का रेकिस या पुष्पाधार मांसल, खोखला व प्याले नुमा होता है। ठीक है, जो पुष्पाधार होता है यानी जिसपे पुष्प लगा रहता है उसका जो आधार होता है यानी पुष्पासन के नीचे वाला, ठीक है, वह कैसा होता है? मांसल होता है, खोखला व प्याले नुमा होता है, जिसकी भीतरी सतह पर असंख्य अवृंत पुष्प लगे रहते हैं। निषेचन के बाद मादा पुष्प परिपक्व होकर सूक्ष्म एक बीजी एकीन बनाते हैं और रेकिस या पुष्पाधार मांसल व गूदेदार होकर फल का खाने योग्य भाग बनाता है। उदाहरण बरगद हो गया, पीपल हो गया, गूलर हो गया, अंजीर हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? साइकोनस के। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आप उदाहरण याद रखिएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनन की विशेष विधियाँ। यह अलग से टॉपिक है, आपका फल का वर्गीकरण समाप्त हो गया। ठीक है, इसमें हमने पहले वीडियो में देखा एकल फल, इस वीडियो में हमने देखा पुंज फल और संग्रंथिल फल। तो ये फलों का वर्गीकरण पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब यह अलग सा टॉपिक है जनन की विशेष विधियाँ। तो जब पौधों में संयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं परंतु द्विगणित कोशिका से एक नया पौधा बन जाता है, तब इस क्रिया को असंगजनन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा असंगजनन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जब पौधों में संयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है फिर भी क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं असंगजनन। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है कायिक वर्धन, ठीक, और एक होता है अनिषेक बीजता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कायिक वर्धन। इसमें कली, तना व पत्ती अथवा जड़ से नया पौधा बनता है। यानी कायिक में क्या होता है कि पौधे के शरीर से, ठीक है, शरीर के भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसे हम बोलते हैं कायिक वर्धन। ठीक है, अर्थात किसी प्रकार के बीज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी कायिक वर्धन में अगर असंगजनन जो होती है क्रिया, उसमें क्या होता है, जो कायिक वर्धन होता है उसमें किसी भी पौधे का भाग से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अब जैसे हो गया गन्ना हो गया, आलू हो गया, शक्कर हो गया, रनर हो गया। ठीक है, ये सब ऐसे पौधे हैं जिनमें कायिक वर्धन होता है। आगे है अनिषेक बीजता। जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, यानी लैंगिक जनन नहीं होगा, मेल फीमेल आपस में क्रिया नहीं करेंगे यानी निषेचन नहीं करेंगे, बीज का निर्माण होता है, तो इसे हम बोलते हैं अनिषेक बीजता। अर्थात बीज के बनने में विभाजन व संयुग्मन दोनों ही क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, अनिषेक बीजता का मतलब होता है जब लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती फिर भी बीज का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अनिषेक बीजता। आगे अपस्थानिक भ्रूणता। तो अपस्थानिक भ्रूणता क्या होता है, जब भ्रूण बीजांड के किसी भी द्विगुणित कोशिका में वृद्धि व विभाजन से बनता है तब इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। ठीक है, यानी जब भ्रूण बीजांड के किसी भी द्विगुणित कोशिका से इसका निर्माण हो जाएगा तो उसे हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। यह नींबू, आम आदि में मिलती है। ठीक है, आगे है अपस्थानिक भ्रूणता निम्न स्थान की कोशिकाओं से विकसित होती है। जैसे नंबर 1 है सहायक कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होना, जैसे एरिस्टोलोकिया। ठीक है, एरिस्टोलोकिया में ऐसा देखने को मिलता है। आगे प्रतिव्यासांत कोशिका से भ्रूण का निर्माण होना, जैसे अल्मस अमेरिकाना में बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की किसी कोशिका से विभाजन होकर भ्रूण का बनना। ठीक है, तो इस तरह से
अपस्थानिक भ्रूणता इसे हम कहेंगे। जैसे आप याद रख सकते हैं, नींबू और आम में ऐसा पाया जाता है। नेक्स्ट है द्विगुणित बीजाणुकता। जब अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से भ्रूण कोश बनता है, इस प्रकार बने भ्रूण कोश की सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा जैसे टेरेक्साकम, यूपेटोरियम, ठीक है, आदि याद रखिएगा। आगे है अगुणित अनिषेक जनन। इसमें अंड अगुणित होता है, नाम से ही लग रहा है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन तो होता है परंतु निषेचन नहीं हो पाता तथा अंड से सीधे भ्रूण बन जाता है। इस क्रिया को अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। यहाँ भ्रूण अगुणित एवं बंध होते हैं जैसे धतूरा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है अपबीजाणुकता। इसमें बीजांडकाय की कोई कोशिका असामान्य व्यवहार करती हैं और विभाजित होकर भ्रूण कोश बना लेती हैं। ओके, इसका पता सर्वप्रथम रोजनबर्ग ने 1907 में बताया, तो ये याद रख लेना, मेन पॉइंट है। चलिए, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी। परागकण के असफल होने पर प्रायः बीज व फल का निर्माण नहीं होता है, यानी परागण की क्रिया नहीं होगा, यानी असफल हो जाएगा तो बीज का और फल का निर्माण नहीं होता। लेकिन कुछ पौधों में बिना निषेचन और परागण के भी फल का निर्माण हो जाता है, किंतु बीज नहीं बनते हैं। ठीक है, अगर बीज बनते हैं तो उससे नया पौधे का निर्माण नहीं होता। इसे हम बोलते हैं अनिषेक फलनी फल। ठीक है, नाम से ही लग रहा है अनिषेक फलनी, यानी जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती फिर भी फल का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अनिषेक फलनी फल। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक अनिषेक फलन, यानी प्रकृति के द्वारा ऐसा हो कि इसमें निषेचन की क्रिया परागण की क्रिया न हो और फिर भी फल का निर्माण हो जाए, तो उसे बोलेंगे अनिषेक फलन। अकृत्रिम यानी कृत्रिम विधि द्वारा। तो देख लेते हैं, बिना परागण तथा बिना निषेचन के भी जब पुष्प का अंडाशय स्वतः बीज रहित फल में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम प्राकृतिक अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, जैसे बिना बीज वाले अंगूर, केला, अनानास। उसी तरह कृत्रिम अनिषेक फलन होता है। इस प्रकार के अनिषेक फलन में पौधों पर वृद्धि हार्मोन्स छिड़के जाने पर अंडाशय से बीज रहित फल विकसित किए जाते हैं, जैसे अंगूर, टमाटर, अन्य आर्थिक महत्व के पौधे। ठीक है, तो अनिषेक फलन का मतलब समझे कि बिना निषेचन और परागण के अंडाशय से फलों का निर्माण होना अनिषेक फलन ही कहलाता है तथा ये फल अनिषेक फल कहलाते हैं। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुभ्रूणता। क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। बीज में से यानी बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। नाम से ही लग रहा है, यानी कोई एक ही बीज है उससे कई सारे भ्रूण का निर्माण हो जाएगा तो उसे हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप इसमें और चीज़ें पढ़ लीजिएगा। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी लीवेनहॉक ने 1719 ईस्वी में संतरे में किया था। बाकी आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। आपको बहुभ्रूणता का मतलब ही समझना है कि एक बीज से कई सारे भ्रूणों का निर्माण होना बहुभ्रूणता कहलाता है। और बहुभ्रूणता की खोज किसने किया, तो एंटोनी लीवेनहॉक ने 1719 में संतरा में किया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बहुभ्रूणता के प्रकार क्या होते हैं, तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे सरल बहुभ्रूणता, इस दशा में बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होते हैं। इसमें निषेचन के बाद अनेक निषिक्तांड बनते हैं, प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे वैसिका। ठीक है, उसी तरह मिश्रित बहुभ्रूणता होगा, इसे आप देख लीजिए। इसमें एक से अधिक परागनलिकाएं बीजांड में जाती हैं। अतिरिक्त युग्मक सहायक कोशिकाओं अथवा प्रतिमुख कोशिकाओं
से हो जाता है बहुभ्रूणता, यानी अधिक भ्रूणों का निर्माण। अब आगे बहुभ्रूणता के उपयोग क्या हैं? तो पादप प्रजनक तथा उद्यान विज्ञों के लिए ये बहुत उपयोगी है। ठीक है। आगे है कि आम नींबू प्रजाति इसमें प्राप्त नवोद्भिद जनक पौधों के समान होते हैं, ये कायिक प्रजनन के समान उपयोगी है। बीजांडकाय से नवोद्भिद निम्न रूप से उपयोगी हैं, यानी नया जो पौधा उत्पन्न होता है उस या नया भ्रूण उत्पन्न होता है वो बहुत ही उपयोगी है। जैसे इसमें प्राप्त मूल तंत्र विकसित होता है, ये समांतर रोग मुक्त होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।